दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2021। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी संकट के साथ ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही है। जी हां, जनता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से पहले ही परेशान है। अब अगले महीने से देश में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसमें 10 से 11% तक का इजाफा हो सकता है। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार गैस के दाम में करीब 76% का इजाफा कर सकती है। जी हां, इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ेगा। दोस्तों ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही पैरालंपिक खिलाड़ियों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करने के लिए गुरुवार को अपने आवास पर मेजबानी की थी। इसका वीडियो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है। जहां करीब 2 मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी टीम जापान में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाकर आए हैं, सिर्फ मेडल लेकर आए हैं ऐसा नहीं है। आपका कंडक्ट और सारी चीजों का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो फिर आप भारत के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। जहां लोग भारत को नहीं बल्कि आपको देखते हैं। मोदी ने आगे कहा है कि आपने तो पूरे देश का माहौल बदल दिया है। आपको लगता होगा कि मैदान में मैंने एक को हराया, ऐसा नहीं है। आपने तो हारी हुई मानसिकता को हरा दिया, यह बहुत बड़ी बात है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। मोदी ने महिला खिलाड़ियों से कहा है कि महिलाएं तो हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, बस उनको अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी अनूठी उपलब्धियों से देश भर में समस्त खेल समुदाय का मनोबल काफी ऊंचा होगा। दोस्तों क्या बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए जेडीयू में हद से ज्यादा बेचैनी फैली है? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने गरीब महिलाओं को पैसे दिए थे। इसके बाद आनंद फानन में जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा था। लेकिन गोपालगंज जिला प्रशासन की सफाई के बाद जेडीयू की बेचैनी की पोल खुल गई है। यह गौरतलब है कि गुरुवार को तेजस्वी यादव गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसी दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव गरीब महिलाओं को 500 का नोट देते दिख रहे थे। तेजस्वी यादव महिलाओं को यह भी बता रहे थे कि वे लालू यादव के बेटे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही जेडीयू बिहार निर्वाचन आयोग में शिकायत करने पहुंच गया था। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे राज्य में यानी कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। शनिवार की शाम गोपालगंज के जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी ने इस मामले पर मीडिया को जानकारी दी है। डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड में अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है। जी हां, वहां अभी चुनाव ही नहीं हो रहा है, लिहाजा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने किसी उम्मीदवार के पक्ष में महिलाओं को रुपये नहीं दिए थे। डीएम ने कहा है कि उनकी नजर में ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है, लिहाजा उन्होंने ना कोई जांच का आदेश दिया है और न ही राज्य निर्वाचन आयोग से जांच का कोई आदेश अब तक प्राप्त हुआ है। जी हां, जाहिर है गोपालगंज के डीएम का बयान जदयू की बेचैनी को उजागर करने के लिए काफी है। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव कई चरणों में हो रहे हैं। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन का मामला तब बनता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में गलत काम करे। लेकिन हड़बड़ी में जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया, लेकिन यह दांव उल्टे उसी पर पड़ गया। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, गया, दरभंगा के बाद बिहार में 3 और एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। खबर के अनुसार बिहार के रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को बहुत जल्द डेवलप किया जाएगा और यहाँ के लोग विमान सेवा का आनंद उठा सकेंगे। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। आपको बता दें कि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जबकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत है। जी बिहार में हवाई सेवा के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार से इजाजत मांगी है। अगर बिहार सरकार इन एयरपोर्ट के डेवलप को लेकर जमीन उपलब्ध कराती है तो बहुत जल्द एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
दोस्तों अब आपको बिहार के प्रमुख यूनिवर्सिटी का हाल दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के एक प्रमुख यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। तकरीबन 8 महीने पहले यूनिवर्सिटी के 40,000 छात्रों ने ऑनर्स पार्ट 2 की परीक्षा दी थी। छात्र छात्राएं हैरान परेशान हैं। जब देश के किसी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो अब तक 3 साल वाले ऑनर्स परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया होता। यहाँ दूसरे साल का रिजल्ट ही नहीं आया है। जब छात्रों ने जब हंगामा खड़ा किया तो फिर हकीकत सामने आ गई। यूनिवर्सिटी के पास छात्रों का अंग पत्र तैयार करने के लिए कागज और प्रिंटर का कंट्रीज नहीं है, इसीलिए 40,000 छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट होने के कगार पर पहुंच गया है। यह कहानी भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की 2018 से 21 बैच के पार्ट 2 के छात्र छात्राओं की है। देश के किसी भी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी होते तो फिर पार्ट 3 यानी कि फाइनल का भी रिजल्ट आ गया होता, लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी की कहानी जानिए। तकरीबन 8 महीने पहले पार्ट 2 की परीक्षा ली गई थी। 40,000 स्टूडेंट आज तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आज के वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने का सीधा असर इंसान की दैनिक जीवन पर पड़ रहा है, जिससे खाने पीने की चीजें भी महंगी होती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, मोतिहारी में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 5 दिनों से स्थिर है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी इन शहरों में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुका है। आज पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, मोतिहारी में पेट्रोल डीजल के दाम बताने जा रहे हैं। जी हां, आज पटना में पेट्रोल 103 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। आज मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 104 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। आज भागलपुर में पेट्रोल 104 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर एवं डीजल 95 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। आज बिहार के पूर्णिया में 105 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। वहीं किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में आज पेट्रोल 106 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों बिहार में इस समय वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। जब बच्चों को यह बीमारी बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। जब स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में होने वाले बुखार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। जब बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक इस वायरल बुखार की चपेट में आए 395 बच्चों में से 13 बच्चों ने विभिन्न बीमारियों के कारण दम तोड़ दिया है। जी हाँ, कल एक ही दिन में 3 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया है। उधर पटना एम्स के डॉक्टर और कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। यह स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक 10 सितंबर तक वायरल बुखार से पीड़ित 395 बच्चों की भर्ती की गई है, जिसमें से 13 बच्चों की जान अलग अलग बीमारी से जी गई है। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर चिराग पासवान ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान, बड़ी मां राजकुमारी देवी समेत परिवार के कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं चाचा पशुपति पारस ने भी अपने भाई रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी थी। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे तमाम लोगों को धन्यवाद दिया। चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना यह दर्शाता है कि वे अपने नेता को कितना मानते हैं। ये लोगों का प्यार ही है कि आज अपने नेता की बरसी के मौके पर इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी आवास पर पहुंचकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इसके अलावा बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेता ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर इस्तेमाल करने को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। तमाम खबरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलती यूपी थीम पर एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, इस विज्ञापन में जो फ्लाईओवर दिखाया गया है वे उत्तर प्रदेश का ना होकर बल्कि कोलकाता का मां फ्लाईओवर है। इस बात को लेकर महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, श्रीनिवास बीपी समेत कई राजनेता उत्तर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। जहां टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन को ट्वीट करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कोलकाता के मां फ्लाईओवर के साथ अपने यूपी के विज्ञापन में योगी, हमारे जेडब्ल्यू मेरिट होटल और शानदार पीली टैक्सी, अपना मन बदलिए या कम से कम अपनी एड एजेंसी ही बदल दीजिए गुड्डू जी।
दोस्तों बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है, जिसके बाद छात्र अब लेट फाइन के साथ 13 से 17 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 सितंबर तक थी। छात्र अब 17 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म के साथ साथ परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र अगर तय समय तक शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान 22 सितंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही जमीन की खरीद बिक्री अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन शुरू करने जा रही है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अब जमीन मालिक अपनी जमीन का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डालेंगे और खरीदार भी अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर बताएंगे कि उन्हें कितना जमीन खरीदना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद बिहार में उद्योगों के लिए जमीन मिलना और भी आसान हो जाएगा। उद्योग लगाने वाले व्यवसायी अब सरकारी वेबसाइट के जरिए जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए जमीन कहां-कहां उपलब्ध है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल में जमीन की खरीद बिक्री की खास व्यवस्था की जाएगी। एक तय प्रक्रिया के तहत खरीदार और जमीन मालिक जमीन के ब्यौरे के सत्यता और उसकी वैधानिक स्थिति को ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। जमीन पर कोई विवाद है या नहीं, या जमीन बेचने वाला वाकई में उस जमीन का असली हकदार है, ये सारी जानकारी अभी वेबसाइट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उपलब्ध कराएगी। खरीदार ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जमीन की सही कीमत को भी आंक सकेंगे। जमीन की स्थिति और जमीन कितनी है वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। दोस्तों अब थोड़ी सी सेहत पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सेहत है तो जहान है, दुनिया है। सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए सेहत पर कुछ बात कर लेते हैं जो आपके लिए काफी फायदा होगा। जी हाँ, दुनिया में सबसे आम बीमारी लोगों में घबराहट, चिंता या फिर बेचैनी की है, जिसको एंजाइटी भी कहा जाता है। अब एक नई रिसर्च में बताया गया है कि नियमित रूप से व्यायाम करने से एंजाइटी को रोकने में मदद मिलती है। व्यायाम से 60% तक इसके खतरे को रोका जा सकता है। जी हाँ, एक अध्ययन जर्नल फ्रंटियर्स साइकेट्री में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जब ऑनलाइन खोज की जाती है तो फिर तरह तरह के उपाय मिल जाते हैं। रिसर्च में पता चला है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और भविष्य में भी इसको बरकरार रखने के लिए सबसे आसान उपाय है नियमित रूप से व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई विशेष व्यायाम किया जाए। जी आप कोई भी खेल में भाग ले सकते हैं या फिर नियमित रूप से पैदल चल सकते हैं। दुनिया के 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र से पहले ही एंजाइटी डिसऑर्डर सामने आने लगता है। जी महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। जी रिसर्च करने वाली टीम ने बताया है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले 60% लोगों में एंजाइटी होने की संभावना कम मिली है। यह रिसर्च 4 लाख महिला और पुरुषों पर किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, परंतु 45% अति पिछड़ा वर्ग की कोई भी बात नहीं कर रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा अपराधी भाजपा में है और भाजपा दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रही है। पहले अपने अंदर ही झांक करके देखना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं सदन में कहकर निकला हूं कि योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 2019 में जो कुंभ का मेला लगवाया था उसमें कई करोड़ों का घोटाला किया गया है। सरकार की संस्था कैग की रिपोर्ट अभी आ गई है। मोदी अगर सुप्रीम कोर्ट से कहकर योगी की जांच करा देंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ आज जेल में होंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि बीजेपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने खुलेआम ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग को जायज ठहराया है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के विकास और राष्ट्रीय राजनीति में जो बड़ी भूमिका निभाई उसे देखते हुए पटना में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया, लेकिन कभी नफरत की राजनीति नहीं की। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और लिखा है कि रामविलास पासवान एनडीए राजनीति के प्रमुख शिल्पी थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की यशस्वी सरकार में रहकर देश की सेवा की। रेल मंत्री के रूप में उनके योगदान को बिहार कभी भी नहीं भुला सकता। सुशील कुमार मोदी ने तीसरा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 1977 में आपातकाल हटने के बाद पहले संसदीय चुनाव में रामविलास पासवान ने सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे लोकप्रिय नेता की पहली बरसी पर सभी दलों और वर्गों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। इस बार शिवसेना भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। जी शिवसेना उत्तर प्रदेश के सभी 403 जगहों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बड़े फैसले की घोषणा भी कर दी गई है। न केवल शिवसेना योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रही है, बल्कि बीजेपी पर खासी आक्रामक भी दिखाई दे रही है। जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरीके से फेल हुई है। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर सार्वजनिक वाहनों का किराया मनमाने तरीके से दोगुना कर दिया गया। जी हां, अब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में पहले की तरह यातायात की छूट दे दी है, लेकिन किराया अब भी दोगुना ही वसूला जा रहा है। जी हां, इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, शनिवार को राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार भर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसमें अधिक किराया वसूलने वालों के साथ बिना हेलमेट और सीट बेल्ट चलाने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बच्चों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो। जब बच्चों में वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहें। जब वायरल बुखार के लक्षणों पर भी नजर बनाए रखें। अस्पताल में दवा की पर्याप्त उपलब्धता हो। वायरल बुखार को लेकर विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के संबंध में मीडिया के माध्यमों से लोगों को जानकारी दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाएं, इसे प्रतिदिन 2 लाख तक ले जाएं। टीकाकरण कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। इसके साथ ही कोरोना की जांच भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिहार में बेलगाम होते जा रहे अपराधियों के कहर के बीच सत्ताधारी पार्टियों के नेता भी सत्ता के गुरूर में कानून को ठेंगा दिखाने लगे हैं। जब पूर्वी चंपारण में ऐसा ही मामला सामने आया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने एक पार्टी में जश्न मनाने के लिए ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की। प्रशासन खामोश ही बैठा था, लेकिन जब इसका वीडियो वायरल हो गया तो फिर केस दर्ज करना पड़ा। जब मामला पूर्वी चंपारण जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना के भाई जयप्रकाश अस्थाना से जुड़ा हुआ है। जयप्रकाश अस्थाना न सिर्फ बीजेपी के जिला अध्यक्ष के भाई हैं, बल्कि उनकी पत्नी कल्याणपुर के पिपराखेम पंचायत की मुखिया भी हैं। पुलिस ने जयप्रकाश अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वो भी तब उनका वायरल वीडियो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बिहार में एमबीबीएस कर रहे छात्र छात्रा इस बार बड़ी संख्या में फेल हो गए हैं। जहां आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से एमबीबीएस प्रथम वर्ष का परिणाम 30 अगस्त को जारी किया गया था। जहां पीएमसीएच में 180 में से लगभग 25-30 छात्र फेल हो गए हैं। जहां छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर उन्हें फेल किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही बनाने के बाद भी उसमें 0 अंक दिए गए हैं। यह दीर्घ और लघु उत्तीर्ण प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद भी ठीक मार्क्स नहीं दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में फिलहाल बच्चों में वायरल फीवर के हालात ठीक भी नहीं हुए हैं कि स्वाइन फ्लू के 2 नए मामले की पुष्टि होने के बाद हरकंप मच गया है। जहां पटना के प्राइवेट अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान जांच में 2 लोगों में स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। जहां मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है। जहां इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जहां दोनों मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहां साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीम भेजी है। स्वाइन फ्लू के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट हो गया है, वहीं बच्चों में हो रहे वायरल फीवर ने पहले से ही परेशानी बढ़ा दी है। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर से सैकड़ों बच्चे बीमार हो रहे हैं। पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित कई अस्पतालों में सीट फुल हो गए हैं। एसकेएमसीएच और जीएमसीएच में तो एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। यूपी में बच्चों में वायरल फीवर के कहर के बाद यूपी से सटे जिले गोपालगंज और सीवान में इसके बड़े मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर, सिविल और गोपालगंज में विशेष टीम भेजी है। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफा देने के बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आरएसएस और भाजपा के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, इसलिए गुजरात सीएम से इस्तीफा लिया गया है। उन्होंने बताया है कि 15 महीने बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीटें मिल रही है। वहीं भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 3% तो एमआईएम को 1% वोट मिल रहा है।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। हर प्रत्याशी नामांकन से ही कुछ अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। ये तरह तरह से अपना पहचान बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कटिहार के हसनगंज प्रखंड में स्थित रामपुर पंचायत मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करवाने के लिए आजाद आलम उर्फ गुड्डू भैंस पर सवार होकर पर्चा दाखिल कराने पहुंचे। इस अनोखे रूप को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। मुखिया प्रत्याशी ने अपने आप को गरीब किसान के साथ साथ पशुपालक होने की बात कहते हुए महंगाई के कारण दूसरे प्रत्याशियों की तरह गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाने की बात कहते हुए भैंस के सवारी करके नामांकन पर्चा दाखिल करवाने के लिए पहुंचने की अपना मजबूरी बयां कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं आप उसको 30 सितंबर तक पूरा कर ले, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न, आधार, पैन कार्ड लिंक, डीमैट अकाउंट की KYC अपडेट करने जैसे कुछ काम पूरे करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जी हाँ, अब 30 सितंबर तक भी ये जरूरी काम पूरा नहीं किए गए तो फिर 1 अक्टूबर से ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। जी पहले ये डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का ये कदम राहत देने वाला है। जब पैन को आधार से लिंक कराना काफी आसान है, आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट के माध्यम से लिंक करा सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर को आधार से अपडेट कराना। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो फिर 30 सितंबर तक तुरंत करा लें। अगर पुराना नंबर बंद हो गया है तो नया अपडेट करा लें, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। जहां अगर आपने मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो फिर हर महीने का बिल एक निश्चित तारीख को बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसीलिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत किया गया था, जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ गई थी। अब वही मुजफ्फरनगर में एक और बड़ा महापंचायत, किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हिंद मजदूर किसान समिति और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने आगामी 26 सितंबर को जिले में के GI मैदान में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। यह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह और गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने यहां शनिवार को आदर्श कॉलोनी में बैठक के दौरान महापंचायत करने की घोषणा की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से GIC के मैदान में हुई किसान महापंचायत में किसानों के मुद्दे और समस्याओं को नहीं उठाया गया। इसीलिए 26 सितंबर को महापंचायत में किसानों के गन्ना मूल्य, गन्ना भुगतान, बढ़े हुए बिजली के दाम समेत अन्य मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। दोस्तों दिल्ली NCR में शनिवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के बाहर इलाके में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए ये हमेशा की तरह कारोबार था। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के गाजीपुर में स्थित जल जमाव वाली सड़क पर बैठे नजर आए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की गाजीपुर सीमा पर 1 साल से धरना दे रहे हैं। शनिवार को जब राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश हो रही थी तो BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ गाजीपुर सीमा पर जल भराव वाली सड़क पर डटे रहे। जहां उस तरह तार से लदे पुलिस बैरियर की पृष्ठभूमि में टिकैत और अन्य किसान कमर तक गहरे पानी में बैठे दिखे। जो लगातार हो रही बारिश का किसानों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा और वे हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किए जाने के एक दिन बाद बारिश से भीगी सड़कों पर विरोध में बैठे टिकैत और अन्य किसानों की तस्वीर सामने आई है। दोस्तों अब आधार कार्ड जैसा आपका यूनिक हेल्थ कार्ड भी बनेगा। इसमें आपका सारा रिकॉर्ड दर्ज होगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है। ये कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल होगा, जो देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आधार कार्ड में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। इसी नंबर के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की पूरी रिकॉर्ड जानेंगे। इसी यूनिक कार्ड के जरिए पता चल जाएगा कि फलां व्यक्ति
कहां कहां इलाज करा चुका है। जी हाँ, उस व्यक्ति की सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी एक यूनिक हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। इस कार्ड का फायदा यह होगा कि मरीज को अपने साथ भारी भरकम फाइलें लेकर नहीं चलना होगा। डॉक्टर या अस्पताल रोगी या फिर यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसका पूरा डेटा निकालेंगे और सभी बातें जान सकेंगे। उसी आधार पर आगे का इलाज शुरू हो सकेगा। यह कार्ड यह भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। रोगी को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधा का लाभ मिलता है या नहीं, इस यूनिक कार्ड के जरिए पता चल जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये नेशनल हेल्थ मिशन क्या है। तो दरअसल डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इसका अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को जागरूक करके हेल्थ मिशन से जोड़ना है। इसके साथ ही देश के हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। यह सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। यूनिक हेल्थ कार्ड की सुविधा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, जिसके चलते इसे डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है। अब आपको यह भी बता दूं कि आखिर ये यूनिक हेल्थ कार्ड क्या होता है। तो यूनिक हेल्थ आईडी के तहत सरकार हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा तैयार करेगी। इस आईडी के साथ उस व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड एक एक बात दर्ज रखी जाएगी। इस आईडी के मदद से किसी व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा जा सकेगा। किसी डॉक्टर के पास वह व्यक्ति जाएगा तो अपने हेल्थ आईडी कार्ड दिखाएगा, उससे पता चल जाएगा कि इससे पहले क्या इलाज था। अब आपको बता दूं कि आखिर ये यूनिक हेल्थ कार्ड क्या होता है। तो यूनिक हेल्थ आईडी के तहत सरकार हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य से जुड़ा डेटाबेस तैयार करेगी। इस आईडी के साथ उस व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड एक एक बात दर्ज रखा जाएगा। इस आईडी की मदद से किसी व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा जा सकेगा। किसी डॉक्टर के पास वह व्यक्ति जाएगा तो फिर अपनी हेल्थ आईडी दिखाएगा, जिससे उससे पता चल जाएगा कि इससे पहले क्या इलाज चला, किन डॉक्टरों से परामर्श लिया और कौन कौन सी दवाएं पहले चलाई गई। इस सुविधा के जरिए सरकार लोगों को इलाज आदि में मदद भी कर सकेगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान महंगाई की मार झेल रहे देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। और वह यह है कि आने वाले दिनों में आपकी रसोई में सब्जियों का छौंक लगाना महंगा नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि देश में खाने वाले तेलों के दाम जल्द ही घटने वाले हैं। यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल देश के लोगों को सरसों के तेल समेत खाने वाले तेलों के लिए महंगी कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है। आलम यह है कि खाने वाले तेलों में प्रमुख सरसों तेल की कीमत में बीते 2 साल के दौरान 150% से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी महामारी की शुरुआत के दौरान जो सरसों का तेल 94 से 96 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जा रहा था, आज उसकी कीमत 230 से 280 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। जी हां, यानी कि बीते 2 सालों के दौरान खाने वाले तेलों में करीब 150% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मीडिया की खबरों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने देश में खाने वाले तेलों की आसमान चढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जी हां, सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार की ओर से आयातित खाने वाले तेलों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। ये मीडिया की एक खबर के अनुसार सरकार ने आयातित पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर बेस कस्टम ड्यूटी घटा दी है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और नौकरियों पर संकट को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने ऐसा विकास किया है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के पास नौकरी ही नहीं है तो क्या रविवार क्या सोमवार। इसके साथ ही उन्होंने एक आर्टिकल की कटिंग भी शेयर की है। राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए गए आर्टिकल के मुताबिक 4000 कंपनियों पर ताला लग सकता है। इसके साथ ही पिछले 4 सालों में अमेरिका की 3 ऑटो कंपनियां भारत से अपना कारोबार समेट चुकी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। नौकरी नहीं है तो फिर क्या रविवार क्या सोमवार। राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार निशाना साधने का काम कर रहे हैं। वे लगातार मुद्दे उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किसानों को लेकर एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि किसान की आय नहीं कर्ज भरा है। उन्होंने कहा था कि देश का पेट भरने वाला जब अपने परिवार का पेट ना भर सके तो क्या करें। राहुल गांधी ने इससे पहले भी शनिवार को भी बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने 7 साल में सब कुछ बेच दिया है जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश को खराब करने वाला स्तंभ रही है और 70 साल की हमारी सारी मेहनत बीजेपी ने केवल 7 सालों में बेच दी।
दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि अब जिन इलाकों में मतदान होगा उन जगहों के मतदान प्रतिशत के बारे में लगातार उम्मीदवारों और लोगों को अपडेट दिया जाएगा, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिया जाता है। जहां मतदान के दिन आयोग ने 5 दफे मतदान का प्रतिशत बताने का फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर लोग मतदान प्रतिशत के आंकड़े देख पाएंगे। जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक सुबह 9 बजे पहले ही दफे मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और शाम 5 बजे का प्रतिशत बताया जाएगा। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए भी आयोग ने खास तैयारी की है। जहां मतगणना स्थल पर प्रत्येक टेबल के पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन रखी जाएगी। दोस्तों, जहां अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ अपने अधिकारों और देश भर में सरकार में भागीदारी के लिए कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, वहीं इसके विपरीत कुछ महिलाओं ने काबुल में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के समर्थन में एक प्रदर्शन का आयोजन किया। खामा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में सड़कों पर उतरने से पहले विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं और छात्राओं ने शिक्षा विश्वविद्यालय में एक सभा की थी। काबुल में अन्य प्रदर्शनों के विपरीत ये दूसरा सर्व महिला विरोधी है जो अहिंसक था और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कवर करने की अनुमति थी। जहां प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तथाकथित हिंसा की निंदा की और IA को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। महिलाओं ने सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों में सड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षाओं की योजना का भी स्वागत किया और प्रतिज्ञा की कि वे IAS के मजबूत करने के लिए काम करेगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।